6 बजे उन्होंने मेरा वाटर ब्रेक किया और ब्रेक करते ही एक्सट्रीम पेन स्टार्ट हो गए थे। पूरा डायलेशन हो चुका था आई थिंक, और मैं चिल्लाए जा रही थी, पागलों की तरह चिल्ला रही थी। लिटरली लाइक आई वाज फीलिंग लाइक हेल। इतना पेनफुल था ना, मतलब मैं इमेजिन ही नहीं करना चाहती वो चीज़ दोबारा। अब ओके, एपिड्यूरल चाहिए, बस अभी तो चाहिए, कुछ भी पूरा फीलिंग आ रहा था कि जस्ट बेबी आने वाला है। और लाइक फिर लेके गए लेबर रूम में, हार्डली 15 मिनट्स भी नहीं लगे थे, 15 मिनट के अंदर डिलीवरी हो गई गर्ल। मैंने स्पेसिफिकली सोच के किया था कि शायद लड़की होगी इस बार, और मुझे चाहिए थी, डेडिकेटेडली चाहिए थी, बट ठीक है नहीं हुआ। तो जैसे ही मैम ने बेबी को निकाल के मेरे ऊपर रखा, इट्स अ बॉय, आई वॉज लाइक, जो हेडेक के साथ साथ बहुत गंदा वाला स्टमक एक था, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि यस ये डिलीवरी मेरी बहुत फास्ट हुई, अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि 6 बजे मेरा वाटर ब्रेक किया मैम ने, एंड उसके बाद 7 बजे डिलीवरी हो गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ करिश्मा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन हो गए हैं, कोई ब्लॉग नहीं हुआ है। आज मेरा बेबी हो चुका है 23 डेज़ का, एंड जैसे कि आपको पता है कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, सेकेंड बॉय है, एंड पहले भी बॉय था। एक्सपेक्टेशंस तो गर्ल्स की थी, बट ठीक है, बॉय आया है, हेल्दी है। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस, कैसा रहा, कौन सा हॉस्पिटल था, क्या एक्सपेंसेस थे, एपिड्यूरल मेरा सक्सेसफुल था या फेल था, और इसके अलावा क्या मुझे कॉस्ट पड़ा इस हॉस्पिटल का। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालती रहती हूँ। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, थैंक यू सो मच। उन लोगों ने काफ़ी मुझे विशेस भेजे थे, क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे 9 मंथ में मेरे बेबी का ग्रोथ जो है वो 3 वीक से पीछे हो गया था। स्पेशली हेड का जो साइज़ होता है वो 3 वीक से लैकिंग था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे। बट टच वुड अभी तक तो सब कुछ ठीक है, बाकी पता लगेगा जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा, एंड भगवान की कृपा है, सब कुछ ठीक हुआ है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कैसा था सारा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो 29 ऑफ मे को मैं गई थी हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए, और जो है मेरा डिलीवरी के टाइम पे जो चल रहा था 38th वीक था, ऑलमोस्ट कंप्लीट 38 वीक था। ग्रोथ जो थी वो 3 वीक्स पीछे थी, तो 34-35 वीक्स में मेरी सारी ग्रोथ चल रही थी, लाइक हेड सर्कमफ्रेंस, HC, BPD, और उसके अलावा स्टमक का जो रहता है वो सब कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा पीछे था, कुछ भी एक्यूरेट नहीं था 38 वीक्स के हिसाब से। दैट इज़ वाई मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप इसको डिलीवर कर लीजिए। तो आपको पता ही है नॉर्मल डिलीवरी के केस में जनरली लोग वेट करते हैं पेन आने का, तो मैंने वेट नहीं किया था। मैंने 29 ऑफ मे को, मेरा EDD था 18 ऑफ जून, एंड बट मैंने 29 मई को जाके मैं एडमिट हुई थी रात के समय। और डॉक्टर जो है मेरी वही थी जिन्होंने मेरा फर्स्ट बेबी डिलीवर किया था। हॉस्पिटल है मेरा दिल्ली में, मधुकर रेनबो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बहुत ही अमेजिंग हॉस्पिटल है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द डॉक्टर, लाइक शी इज़ मीनाक्षी बनर्जी एंड वन ऑफ माई फेवरेट डॉक्टर। एंड बहुत 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 अच्छी डॉक्टर है, बहुत फेमिलियर है, बहुत फ्रेंडली आपसे बात करेंगे, और एक्सपीरियंस्ड है, और हमेशा नॉर्मल डिलीवरी को ही वो प्रेफरेंस देती हैं। तो बस दिल्ली में हॉस्पिटल था, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरा ट्रीटमेंट तो यहाँ पे चल रहा था गुड़गांव में मदरहुड हॉस्पिटल में, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली गर्ल, इतना ज़्यादा अफोर्ड करना मुझे सही नहीं लगा कि सिर्फ डिलीवरी में सारा पैसा खर्च करो, क्योंकि सेम लेवल का हॉस्पिटल जो है मधुकर रेनबो भी है, बस बिकॉज ऑफ के लाइक वो दिल्ली में है तो आपको थोड़ा प्राइस का फर्क मिल जाता है, क्योंकि गुड़गांव में ऑलरेडी हर चीज़ महंगी है। यहाँ पर जो कॉस्ट दिल्ली में है, सेम चीज़ की जो कॉस्ट है आपको गुड़गांव में थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। तो हम लोगों ने फिर दिल्ली जाना मतलब बेटर समझा, और मुझे पहले एक्सपीरियंस भी था वहाँ पे। तो वहाँ मेरी डॉक्टर थी मीनाक्षी, जिन्होंने मुझे एडमिट किया था रात के समय में। 7-8-9 बजे हम लोग एडमिट हो गए थे। मैं एडमिट हो गई थी, साथ में मेरे हस्बैंड थे, बिकॉज गुड़गांव में मेरी मदर इन लॉ रहती है और साथ में मेरा बच्चा है, तो ऑब्वियसली हम दोनों को अकेले ही जाना था, और कोई फैमिली मेम्बर को हमने नहीं बुलाया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को जो है मितांश को भी टेक केयर करना था, राइट। एडमिट होने के बाद उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग रात को 3 बजे आपको इंड्यूस करेंगे, सो दैट आपका नेक्स्ट डे 8-9 बजे तक, 9-10 बजे तक डिलीवरी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है इस बार थोड़ा सा मुहूर्त नहीं कहूँगी, बट मैं डे निकलवा कर गई थी, बिकॉज मितांश के टाइम पे क्या हुआ था, वो जो उसका डिलीवरी हुआ था उस टाइम पे मूल चल रहे थे, और उस मूलों का प्रभाव मैं आज तक देख रही हूँ, बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने टाइम निकलवाया था 8 बजे के बाद का। लेकिन देखा, मतलब भगवान जब चाहता है ना तभी बच्चे आते हैं, और हुआ वही, लाइक मेरा बेबी 7:30 बजे हो गया था, जबकि हमें चाहिए था 8:30 के बाद हो।
क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ ना, जो मेरी डॉक्टर मैम थी उन्होंने सोचा कि नहीं 12 बजे इंड्यूस कर देते, क्योंकि वहाँ सब सारे जो भी लेडीज थी शायद उनका एक जैसे प्रोसीजर था। रात को वो लोग इंड्यूस करते हैं और सुबह तक जो है 1 बाय 1 डिलीवरी हो जाती है। तो मेरे साथ 4 से 5 और भी थी बेड्स थे जो मतलब वहाँ पे थे लेडीज़ के। मैं साथ साथ आपको फोटोज़ भी शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले तो मैं वार्ड में गई थी, वहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने 9 to 12। वो टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, मैं रेस्ट कर ही नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने NST, ब्लड टेस्ट और सब कुछ करने लगे। तो ऑब्वियसली मैं सो नहीं पाई, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला था और दिन की पूरी थकावट मेरे अंदर थी और रात भर भी मैं नहीं सोई हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। मतलब बिल्कुल सोने को मिला ही नहीं मुझे, पूरा कंप्लीट डे एंड देन नाइट। तो 12 बजे को मुझे फिर दूसरे रूम में शिफ्ट किया उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने मुझे इंड्यूस किया। 12:30 के करीब इंड्यूस किया था पेन, और 1-1:30 बजे से पेन स्टार्ट हो गए थे। अच्छे खासे पेन हो रहे थे सुबह के 5 बजे तक। हस्बैंड को मैंने बोला तुम वार्ड में जाके सो जाओ, एटलीस्ट एक बंदा तो थोड़ा फ्रेश रहे। वो सो गए थे तो वो जाके वार्ड में रेस्ट कर रहे थे और मैं नीचे पेन्स ले रही थी अकेले। तभी आपको मेरे वीडियोस में दिख रहा होगा कि मैं अकेले हूँ, और जो बाकी लेडीज थी ना वो भी सोच रही थी कि अरे लड़की अकेली आई है, मतलब कोई है नहीं इसके साथ में, क्योंकि बाकी जितनी भी लेडीज थी ना बार बार उनके हस्बैंड या जो भी उनके मदर इन लॉ थे वो बार बार उनको वॉशरूम लेके जा रहे थे, और लाइक मैं अकेले ही मतलब कर रही थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि एटलीस्ट एक बंदा रेस्ट करे तो नेक्स्ट डे के लिए मेरा थोड़ा कवर अप हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी थी। तो 5 बजे तक पेन लिया, उसके बाद डॉक्टर मैडम आती है। मैं उनको बोल रही थी कि मुझे अब एपिड्यूरल दे दो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालांकि 6 बजते बजते मेरे पेन्स थोड़े से कम हो गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं अभी लग नहीं रहा है, हमें एपिड्यूरल की ज़रूरत है, तो वी विल नॉट गिव यू। एंड उन्होंने चेक भी नहीं किया उस टाइम के कितना क्या है। और उसके बाद उन्होंने मेरा वाटर ब्रेक किया, जो मेरी डॉक्टर मैम आई थी। वाटर ब्रेक करने के बाद या एक चीज़ और हुई थी बीच में, मेरा बेबी सो गया था। इंड्यूस करने के बाद बेबी सो गया था, तो उसको ड्रिप चढ़ा के जगाया गया। ऐसा करना पड़ता है, डॉक्टर ने बोला कि नहीं बेबी को जगाना होगा। एंड फिर उन्होंने ड्रिप लगाया तो मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। एंड उसके बाद 6 बजे उन्होंने मेरा वाटर ब्रेक किया, और ब्रेक करते ही एक्सट्रीम पेन स्टार्ट हो गए थे। पूरा डायलेशन हो चुका था। आई थिंक उस टाइम बेबी हो जाना चाहिए था। गलती ये थी कि डॉक्टर ने उस टाइम चेक नहीं किया, और क्योंकि उनको भी लग रहा था कि अभी तो जस्ट वाटर ब्रेक हुआ, अभी कैसे इतना एक्सट्रीम पेन और ये सब लाइक मतलब उनको लग रहा था। और मैं चिल्लाए जा रही थी, पागलों की तरह चिल्ला रही थी, लिटरली लाइक आई वॉज फीलिंग लाइक हेल। इतना पेनफुल था ना, मतलब मैं इमेजिन ही नहीं करना चाहती वो चीज़ दोबारा, और करूँगी भी नहीं। बस तो हो गया, दैट्स इट। अब सोचना भी नहीं है उस बारे में, बिकॉज बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, और अच्छा खासा पेन हुआ है इस बार। एंड बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला कि एपिड्यूरल चाहिए, बस अभी तो चाहिए कुछ भी करके। फिर एपिड्यूरल दिया, उसमें 10-15 मिनट वेस्ट हुए। जब एपिड्यूरल मुझे दिया जा रहा था ना, सेम टाइम पे मुझे ऐसा फील होता है जैसे समथिंग इज कमिंग आउट, लाइक बेबी आ रहा है। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा था जो कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं आया था। पूरा फीलिंग आ रहा था कि जस्ट बेबी आने वाला है, आने वाला है। और लाइक फिर भी, लेकिन एक अगला कॉन्ट्रैक्शन मुझे बर्दाश्त नहीं था कि भाई मैं एक अगला कॉन्ट्रैक्शन भी ले सकूं, क्योंकि जो ये डिलीवरी वाले पेन्स होते हैं ना रुक रुक के होते हैं, बट लास्ट में आपको एक सेकंड में 2-3 सेकंड के बाद में होने लगते हैं। तो जैसे अभी पेन खत्म हुआ, 2-3 सेकंड का पॉज होता है, उस टाइम मैं बात कर पाती हूँ। फिर जैसे पेन शुरू हो जाता है फिर तो सिर्फ चिल्लाते हैं उस टाइम, अब बात नहीं कर पाते हो, ये चीज़ हो जाती है। एपिड्यूरल ले लिया। एपिड्यूरल वाली मैम ने मुझे बोला भी कि इफ़ यू आर फीलिंग दैट समथिंग इज कमिंग आउट तो एक बार डॉक्टर को बुला के चेक कर लेते हैं, शायद बेबी। मैंने कहा नहीं, मुझे बस लगा दो एपिड्यूरल, मेरा दर्द खत्म करो अभी, चाहे बेबी आने वाला है चाहे नहीं आने वाला है। मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, और एपिड्यूरल ले लिया। एपिड्यूरल लेने के 5 मिनट्स बाद जब मुझे अंदर लेके गए ना, अगेन आई वॉज फीलिंग लाइक समथिंग इज कमिंग आउट। देन मैडम ने जो चेक किया और बोला बेबी तो बस बिल्कुल बाहर ही है। लेके गए लेबर रूम में, हार्डली 15 मिनट्स भी नहीं लगे थे, 15 मिनट के अंदर डिलीवरी हो गई। कुड यू बिलीव? 15 मिनट्स आफ्टर 15 मिनट्स भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ आपको। एपिड्यूरल के 5-7 मिनट्स में 3 पुश आई थिंक किए थे और बेबी कम आउट। एंड एक और चीज़ मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से, करना तो नहीं चाहिए, कल को ये वीडियो मेरा बेबी भी देख सकता है, अच्छा नहीं लगेगा उसे, बट आई वॉन्ट टू शेयर जो भी मेरी फीलिंग्स थी, ट्रू फीलिंग्स। वी वर एक्सपेक्टिंग अ गर्ल। मैंने स्पेसिफिकली सोच के किया था कि शायद लड़की होगी इस बार, और मुझे चाहिए थी, डेडिकेटेडली चाहिए थी, बट ठीक है नहीं हुआ। तो जैसे ही मैम ने बेबी को निकाल के मेरे ऊपर रखा, इट्स अ बॉय, आई वॉज लाइक, आई वॉज स्पीचलेस। आई कुड नॉट इवन लाइक, कुछ बोल ही नहीं पाई मैंने बेबी को टच भी नहीं किया उस टाइम पे, मैं अपनी दुनिया में खोई हुई थी। तो मैम को भी लगा दैट वाई शी इज़ नॉट होल्डिंग, कि अपने बच्चे को पकड़ क्यों नहीं रही है। तो फिर ठीक है, वो भी एक मोमेंट था, लेकिन हंसी आ रही है अभी उस मोमेंट को सोच के। अब उन्होंने ऐसे दिया, फिर मैडम को भी लगा कि ये लड़की पकड़ क्यों नहीं रही है बच्चे को। मतलब मैं उस टाइम
एकदम शॉक्ड हो गई, मतलब इमेजिन ही नहीं किया था, ऐसे लग रहा था कि लड़की आएगी। तो एकदम शॉक्ड, और ऐसा नहीं था दैट आई एम सैड बिकॉज ऑफ हैविंग अ बॉय, नो आई एम नॉट, माई बोथ, आई लव माई बोथ ऑफ द बॉयज। द प्रॉब्लम इज लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, और अब कुछ और आ गया, तो वो एक सडन मोमेंट था। तो मैम ने बोला तुम्हारे पहले बॉय है क्या? तो मेरे हस्बैंड बोला यस। कोई बात नहीं करिश्मा, तीसरी बार ट्राई कर लेना। मैंने कहा बस हो गया अभी तो। उसके 5 मिनट बाद जब बेबी मेरे को हाथों में दिया तो बस इतना प्यार हो गया बेबी से कि इतना प्यार कि क्या ही बताए। फिर तो बस उसके सब भूल गई मैं, बेबी गर्ल वर्ल कुछ नहीं, मतलब उसके बाद तो लाइक जैसे उसको देखा ना, उसका फेस देखा, डिट्टो मितांश था, बिल्कुल मितांश। ये बात मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी आपको बोली थी, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी ऊपर। उस वीडियो में मैंने कहा था जो अल्ट्रासाउंड में जो फोटो आई थी उसको देख के मैंने बताया था कि मेरे परिवार को पता चल गया क्या होने वाला है, और लिटरली मतलब वो चीज़ हो गई, क्योंकि उस पिक्चर की मतलब फोटो उस अल्ट्रासाउंड की और जो मेरे मितांश के टाइम पे जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, दोनों की पिक्चर सेम थी। कोई भी गेस कर सकता था कि इट्स अ बॉय अगेन। तो उस बेसिस पे सब लोगों ने गेस पहले ही कर लिया था कि बॉय होगा, और अल्टीमेटली वही हुआ। एंड ही इज़ लाइक मितांश, बट द डिफरेंस इज कि जो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी से जो बेबी हुआ था मितांश, ही वॉज ओनली 2.1 kg। वहाँ पे IUGR का इशू था, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो। सेम इशू मुझे इस बार भी था, लेकिन इस बार पहले से कम था, क्योंकि मैंने फर्स्ट मंथ से ही इकोस्प्रिन लेके चला था इस बारी। फर्स्ट और सेकंड मंथ से इकोस्प्रिन स्टार्ट हो गया था मेरा, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो पता लगते लगते ही 3rd मंथ आ जाता है, तो फिर तब से स्टार्ट किया था। तो शायद उस चीज़ का डिफरेंस था या कुछ भी था, इसका वेट अच्छा गेन हुआ था। ही वॉज लाइक 2.7 kg, 2.710 एग्जैक्टली जो है इसका वेट था। हॉस्पिटल में जब ये बॉर्न हुआ, हॉस्पिटल से जब हम डिस्चार्ज हुए 2.7 से थोड़ा सा कम हो गया था, 2.6 समथिंग था उस टाइम पे। तो मतलब ओवरऑल आई एम हैप्पी विद हिज वेट। टचवुड कोई NICU में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जबकि मितांश के टाइम पे उसको NICU में रखा था फॉर 2 days। शुगर की प्रॉब्लम हुई थी उसको, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई मेजर इशू नहीं था। इसके साथ अभी ये मेरी गोद में है, बीच में उठ गया था तो मैं इसको ले आई हूँ, क्योंकि घर पे अभी कोई है नहीं, आई नीड टू टेक केयर ऑफ हिम। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस बॉय, सोने देता है रात को, कोई दिक्कत नहीं करता है। जनरली बच्चे रातों को जगाते हैं, ये नहीं जगाता है। इज़ अ स्वीटेस्ट बॉय। एंड यस, तो बाकी बात करती हूँ मैं हॉस्पिटल की। जो मेरा ये हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस पड़ा था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कमेंट में कि क्या एक्सपेंसेस के पड़े। मेरा पैकेज था, इंश्योरेंस था मेरे हस्बैंड के ऑफिस के थ्रू, जिप्सा का इंश्योरेंस, जिसमें आपको मिलता है। मेरे हस्बैंड ने 4 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली मुझे 50 नॉर्मल डिलीवरी में और 70 C-सेक्शन में जो है मिलना था। तो इनका जो पैकेज था नॉर्मल का वो था 52 का, तो वो 2000 हमें एक्स्ट्रा पड़े। प्लस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये बेबी के होते हैं, लाइक एपीड्यूरल के हो गए 10,000 तो एक्स्ट्रा, प्लस बेबी के जो एक्सपेंसेस होते हैं कुछ, एंड वो सब मिला के मुझे हार्डली 25 to 30 मैंने कैश पे किया था। दैट इज़ इट। उसके अलावा मुझे कोई एक्सपेंस नहीं पड़ा था, सब कुछ इसमें इंक्लूड था, मुझे सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। मैं आपसे एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अब बैकपैक वाला जनरली लोग डिलीवरी से पहले करते हैं, लेकिन मैं आपको डिलीवरी के बाद करना चाह रही थी, क्योंकि मैं एक्चुअल में आपसे शेयर करूँगी कि किन चीज़ों की ज़रूरत सच में पड़ती है। क्योंकि टू बी फ्रैंक, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं यहाँ इंटरनेट पर जो बहुत हाई क्लास के लोग बनाते हैं, और वो एक एक चीज़ रखते हैं, मतलब दुनिया भर की चीज़ें वो बहुत बड़ा सा बैग रेडी कर लेते हैं, और एक्चुअल में वो उतनी सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं। काम में कुछ ही चीज़ें आती हैं, क्योंकि इफ़ यू आर लाइक फ्रॉम हाई क्लास फैमिली और यू आर गोइंग टू अ गुड हॉस्पिटल, मैक्सिमम चीज़ें आपको वहीं से प्रोवाइड होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें, और वो सारी यूज़फुल होती हैं, तो आपको घर से बहुत ज़्यादा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं एक छोटा सा पिट्ठू बैग लेके गई थी, और दैट इज़ परफेक्टली फाइन फॉर मी, परफेक्टली। मुझे किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ी थी वहाँ पर, सब कुछ अच्छा सा था। कि बहुत सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल से ही मिल जाती हैं, तो अननेसेसरी खुद से बाय करो या हॉस्पिटल से मिले, एक ही बात है, एक्सपेंसेस वही पड़ते हैं, 19-20 का ही फ़र्क होता है, राइट। तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेके गई थी और क्या क्या मतलब यूज़फुल था और क्या क्या ले जाना चाहिए एक्चुअल में। तो ये थोड़ा बहुत हॉस्पिटल्स पे भी डिपेंड करता है। इफ़ यू आर गोइंग टू द नर्सिंग होम, वहाँ शायद आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। किसी आप बड़े फोर्टिज या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। और अगर आप बेबी से रिलेटेड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, वहाँ रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं जिस हॉस्पिटल में गई थी, दैट इज़ ओनली फॉर द मदर एंड बेबी, वहाँ पे बाकी पेशेंट्स नहीं रहते हैं, तो वो फिर काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि बेबी से रिलेटेड ही है वो हॉस्पिटल। तो ये मेरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था। अब मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्या प्रॉब्लम्स हुई मुझे नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू। सबसे पहले दिक्कत जो मुझे आई, एपिड्यूरल का साइड इफेक्ट इस बार मुझे फील हुआ दैट मुझे 3 दिन तक हेडेक था, और बहुत गंदा वाला हेडेक था, बहुत बुरा हेडेक था। इस बार मुझे हेडेक के साथ साथ बहुत गंदा वाला स्टमक एक था।
बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ खाली हो गया, कुछ मतलब मेरी आंतें बाहर निकल गई हैं, ऐसी फीलिंग आ रही थी। और इस बार डिलीवरी थोड़ी सी पेनफुल थी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट वाली में जो एपिड्यूरल लगा था उसके बाद मुझे कोई पेन नहीं था, ज़ीरो पेन था, और बहुत अच्छे से मतलब हंसते हुए मैंने बेबी डिलीवर किया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ था। इस बार एपिड्यूरल लेने के बाद भी मुझे पेन्स थे, वेयरेबल थे, बट अच्छे खासे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पेनलेस था, ऐसा नहीं था। और एपिड्यूरल लेने के बाद मेरा हेडेक जो शुरू हुआ वो मेरा खत्म ही नहीं हो रहा था अगले 2 दिन तक भी, मतलब घर आने तक भी खत्म नहीं हो रहा था। इवन कल भी मेरे इतना हेडेक हो रहा था। कल 22nd डे था कल मेरा, लाइक डिलीवरी हुए कल भी मेरे को बहुत पेन था। तो हेडेक नहीं जा रहा था पेट में, कम से कम हफ्ते 10 दिन मुझे वो चीज़ फील होती रही। और कुछ लोग कहते हैं बड़े लोग कि भाई यूट्रस खाली हो जाता है तो वो ढूंढता है बच्चे को, उसके कारण वो पेन होता है। तो मे बी वो हो सकता है, वो मुझे फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे लेकिन नहीं हुआ था। इस बार हुआ, अच्छा नहीं था। इस बार मेरा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना मेरा फर्स्ट वाला था। आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई फर्स्ट डिलीवरी एज कम्पेयर टू सेकेंड। बट येस, ये डिलीवरी मेरी बहुत फास्ट हुई, अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि 6 बजे मेरा वाटर ब्रेक किया मैम ने, एंड उसके बाद 7 बजे डिलीवरी हो गई। जितनी भी लेडीज थी वो सब सरप्राइज, लाइक हो भी क्या, इतनी जल्दी हो गया, अभी तो आप गए थे। तो वो चीज़ें थी, मतलब जल्दी आ गया था। सेकंड कहते भी हैं कि जल्दी आता है, तो अच्छा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस कोई दिक्कत नहीं थी, बट लेकिन हेडेक था, और हेडेक आई थिंक वो एपिड्यूरल की वजह से ही था। और पेट का जो था वो इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मतलब बॉडी के अंदर से जान निकाल के बाहर चली गई है। वो जो पुश किए थे ना लास्ट में, ऐसा लग रहा था मेरी आंतें बाहर निकल गई हैं, लिटरली ऐसी फीलिंग थी। इस बार बहुत था पेनफुल, बट ठीक है, एक बार का पेन होता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। जैसे लाइक मॉर्निंग में मेरी डिलीवरी हुई थी, वो पूरा दिन मैंने स्टे किया, नेक्स्ट डे हम शाम को घर आ गए थे वापस। और घर आने के बाद वही 3 से 4 दिन मुझे लगे बस रिकवरी में। 3-4 दिन भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि बेबी का काम मैंने सारा फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे संभाला है। चाहे उसको मसाज देना हो, उसको बात कराना हो, या उसको फीडिंग कराना हो, सब कुछ। और यस, अभी मैं उसको ब्रेस्ट फीड ही करा रही हूँ। बीच में कुछ 1 और 2 मैं उसको देती हूँ फॉर्मूला, बिकॉज वो भी मुझे ज़रूरी लगता है, क्योंकि बच्चे का थोड़ा नींद पूरा होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, बच्चे का पेट थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है, कम भरता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं है, बट पर्सनली आई फील इट। तो इसके लिए मैं उसको ब्रेस्ट फीड देती हूँ। साथ ही मैं 1 से 2 जो है, क्या बोलेंगे, 1 से 2 बारी फॉर्मूला देती हूँ। रात को एक तो रहता ही है फॉर्मूला का, 2 बजे के करीब भी उठता है, सुबह 5-5:30 तक ये सो लेता है, फिर अच्छे से 6 बजे तक भी सो लेता है कई बारी, 4 घंटे। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं 2 घंटे में उठाना चाहिए, बट टचवुड मैं देख रही हूँ कि सब कुछ एवरीथिंग इज लाइक ओके, सब कुछ ठीक है। यूरिन भी वो मतलब लाइक 7 से 8 बार कर रहा है, और स्टूल भी लाइक रोज़ 1 बार कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ऐसी मुझे। एंड सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस, बट व्हाट कैन आई डू। ये एक जो है मक्खी से परेशान कर दिया है। आई थिंक मुझे ब्लॉग में ये सब नहीं बोलना चाहिए, बट आई एम वेरी नेचुरल। अब जो हो रहा है तो हो रहा है, मैं उसको कैसे हाइड करूँ, राइट। और सच बोलूँ तो मैं वीडियोस बहुत मुश्किल से बना पा रही हूँ। मेरे को 20 दिन तक बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और इवन आज सिर्फ इसलिए टाइम मिला क्योंकि घर पे मितांश नहीं है और कोई भी नहीं है। अदरवाइज मुझे आज भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरा पूरा टाइम बच्चे के साथ ही जा रहा है। एंड आई रियली लाइक टू सल्यूट ऑल दोज यूट्यूबर्स, स्पेशली लेडीज़, जो बेबी होने के 3rd डे व्लॉग डाल देती हैं। आई डोंट नो हाउ इट्स पॉसिबल, बिकॉज मैंने बहुत ट्राई किया, ट्रस्ट में मैंने ट्राई किया, बट मैं नहीं कर पाई। आज 22 दिन 23 दिन हो गए हैं, अभी भी मैं जल्दबाजी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए शायद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लाइक प्रॉपरली, मतलब मैं हूँ नहीं जैसे होना चाहिए, या प्रॉपरली मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई पॉइंट्स लिखे नहीं है। जो मेरे माइंड में है सिर्फ मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ, और जो बिल्कुल एक्चुअली हुआ है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो येस, ये था मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस। हो गया ठीक से, मेरी दोनों डिलीवरी नॉर्मल थी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है शेयर करूंगी कि लाइक ये ब्रेस्ट फीडिंग वाले इश्यूज है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। लोगों को कम आता है, मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा आया, उसके बाद कम हो गया। अभी व्हाट एम आई डूइंग, हाउ एम आई फीडिंग हिम, आई विल डिस्कस ऑल दीज इश्यूज, एंड दीज आर वेरी कॉमन इश्यूज जो हर प्रेग्नेंट लेडी को आफ्टर डिलीवरी फेस करने पड़ते हैं। और उसके बाद वो लोग सर्च करना शुरू करते हैं क्या करना चाहिए। तो मेरी सलाह है कि प्लीज़ ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आप पहले से अपने पास रखो, सो दैट जैसे ही आपको डिलीवरी हो आप वो चीज़ें फॉलो कर पाओ और अपने बच्चे को अपना दूध पिला पाओ, जो कि उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और टच वुड, आई एम वेरी लकी कि भाई मैंने उसको शुरू से अपना पिलाया। अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है फॉर्मूला तो मैंने, बट स्टार्टिंग में जो है मैंने उसको खुद का ही दिया था पूरा, कोई भी फीड उसमें फॉर्मूला की इंक्लूड नहीं थी, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। लास्ट टाइम नहीं दे पाई थी मितांश को ड्यू टू सम रीजंस, दैट सारे रीजंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, अलग से इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्या किया, कैसे किया। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़।
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी विशेष भेजी मुझे, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा जान के कि आप लोग कितने खुश हुए। एंड आप जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक आप भी अपनी चीज़ें शेयर कीजिए कि लाइक कब आपको बेबी हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें। और सुन के अच्छा लगता है, जान के अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे नेचुरली मैं जब भी किसी के सुनती हूँ ना कि इसको बॉय हुआ है, अगर मुझे खुद से ऐसी खुशी होती है, आई डोंट नो वाई, बट आई ऑलवेज फील हैप्पी अबाउट इट। तो यू कैन ऑल्सो शेयर, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, कुछ भी मतलब रिलेटेड टू इससे आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। 2 डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, किस स्टेज पे क्या होता है, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, आई नो एवरीथिंग नाउ। तो अगर आपको कुछ भी राय लेनी है या पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट अपने एक्सपीरियंस से मैं जितना आपको बता सकती हूँ दैट आई विल श्योरली शेयर विद यू। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल, थोड़ा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स जिनको भी ये रिक्वायरमेंट है। एंड थैंक यू, बाय बाय।